अनाया की बात सुन दिल पूरे जी जान से मुस्कुराई और रसम जो बेंच का दरवाज़ा खोले खड़ा था इसे देख दोनों सलाम करती बेड शीट पर बैठ गई। अरसम ने गल के जर्द रंग के हिजाब और शर्फी आंखों को देखा और मुस्कुरा दिया। अरसम खामोशी से ड्राइव कर रहा था और गल की नज़र अरसम के मजबूत मर्दाना वजायब से भरपूर गोरी क्रेडिट कार्ड तक की थी जिस पर मेरे एक बहन की घड़ी बंधी हुई थी। अरसम ने खुद पर गल की नज़र का इर्तिकाज महसूस किया तो पीछे पलट कर देखा। सकता गल भी उसके वजिया चेहरे को तक रही थी। सकता अचानक ही दोनों की नज़रें टकराई और गल ने शर्म से नजरें नीचे झका। अरसम लेकिन दिल ही दिल अपनी हालत देख मुस्कुरा दिया। दिल अपनी गली के मोड़ पर उतर गई। नया ने बहुत जिद किया कि वो उसे उसके घर तक छोड़ आएगी लेकिन दिल ने साफ इनकार कर दिया। दिल जानती थी वो जिस नेले में रहती थी वह सब मिडिल क्लास के लोग रहते थे और किसी के पास भी मर्सिडीज बेंज नहीं थे। सकता अगर वो बड़ी गाड़ी में बैठकर घर जाती तो महल्ले की औरतें चाय बिगुए करते। असली गर्ल थोड़ी दूर उतर कर पैदल ही चली गई और घर आकर ही सांस लिया का नशा उतर चुका था और उसने सनम के साथ जो हरकत की थी जिससे वो भी याद आ गई थी। सकता जिसकी वजह से सनम उससे ककरा कर रह रही थी और अब ज्यादा उसके नजरों के सामने नहीं रहती थी। रजा ने खुद को कोसा और सोचा आखिर उसने शराब पी ही क्यों थी। रजा को एक छोटे उम्र से ही सवेरे शराब की आदत है और आदत उम्र में पहुंच कर जान का वबा बन गई थी। रजा को शर्मिंदगी थी लेकिन उसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। रजा जानता था उसने अब सनम के नजरों में वो मकाम खो दिया है। सकता जिस ऊंचे मकाम पर कभी वो हवा करता था सनम को वैसे भी उससे कराहियत सी महसूस होती थी और अब मजीद सोने पर सहारा उसकी हरकत ने कर दिया था। रजा अपने सख्त मिजाज सकता मकबूलियत कोरोना में कुछ नहीं था लेकिन उसे सनम यूं नजरअंदाज कर ले पर वो अंदर ही अंदर खोलता था लेकिन काफी अच्छे से तरीके से वो अपना हौसला जबत कर देता था। ना रजा कुछ कह सकता था और ना अब सनम के बना रह सकता था। रजा सख्त करना परस्त था और उसे अब अंदर ही अंदर तड़प महसूस होती थी। रजा अपने शब्दाना रवैये और अपने सबर पर से काबू खोने से डरता सकता जानता था वो कितना बड़ा जननी है। अगर एक बार वो मोहब्बत में बह जाता तो हर हाल में सनम को फतह कर लेता है जिसे एहसास हुआ था वो सनम की मोहब्बत में कितना आगे बढ़ गया है। रजा ऑफिस में बैठा था और यही सब सोच रहा था जब दरअसल उस पर करीब आ रहा हुआ किसी के केबल में आने से पहले उससे इजाजत लेते हैं मिस्टर वहाद। रजा उसकी तरफ देख कर बोला तो अरसुल लापरवाही से शाने उठ कर गया। काश सब आपकी तरह होते। अरसुल उस पर सामने रोलन चेयर पर बैठता आराम से बोला क्या मेरी तरह होते। रजा एकदम संभल कर बैठ गया। कुछ नहीं ये बताइए सनम कैसी है। इसके ऊपर से अब भी सनम का भूत उतरा नहीं है। रजा ने जबड़े भेज कर मुठिया भेज ले तो अरसुल मजे में सिगरेट सलदा कर लगून से लगा गया था। सनम ठीक है लेकिन एक बात बताओ क्या तुम सनम को पहले से जानते हो। आई मेन पहले से जान पहचान है तुम दोनों की। रजा ने आज दिल में उठते सवाल को जबान तक लाकर ही दमजा नहीं यार बस वो बहुत प्यारी लगती है। अरसुम खोए हुए लहजे में बोला तो रजा उठ खड़ा हवा और सामने गिलास वाल के पास जा खड़ा हवा और दूसरी तरफ मुंह फेर कर सांसों को नर्वल करने लगा क्योंकि उसे बहुत सख्त गुस्सा आया था। आंखों से अंधारे निकलने लगे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सकता तुम्हारी शादी बसवा से होने वाली है और तुम्हारी नजर सनम पर है। रजा शुगरबाज आंखों से घूरता हवा बोला यार कैसी शर्म अभी कौन सा शादी हो रही है। अरसुम जान बूझ कर उसे तपा रहा था। रजा की तो सर लगी तनुओं पर बुझी। मेरी तरफ से तुम्हें जो करना है करो बस मेरे घर की औरतों से दूर रहो। रजा तन फन करता बोला अरे यार तुम इतना जल्दी तो की तरह फट पड़ने के लिए तैयार क्यों रहते हो। सकता बहुत बड़ी ने अच्छा लड़का उनसे बेड बॉय हो। एक ही लड़की पर दिल आएगा और जिस पर भी दिल आएगा इसी से शादी करूंगा। अरे सुन शरारत से बोला तो रजा का दिल क्या वो उस फिल्म में एक मौका जड़ दे। फिर भी सनम में कुछ फर्जी बात है। अब जब उसे देखा मेरा दिल जोरों से धड़का और फिर बंद करो यार अपनी बकवास। सनम के मुताबिक मुझसे फजूल ना बोलो। रजा इंग्लिश शहादत की उंगली उठाकर उसे वारन कर दिया और अपने ऑफिस से निकल गया। रजा जैसे ही घर पहुंचा किसी की दिलसुज चीख पूरे गेस्ट हाउस में गूंज उठी और रजा पहचान चुका था ये किसी और की नहीं सनम की चीख है। रजा दौड़ कर लिविंग एरिया में पहुंचा जहां हयात खाला सनम को उठाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ आया खाला अरे बेटा उठने की कोशिश तो कर नहीं उठाया जा रहा है। खाला सकता पीर बहुत दर्द कर रहा है। सनम करती एकदम फूट कर रो दी। क्या हुआ। खाला रजा की आवाज़ पर सनम ने जल्दी से आंसू साफ किए क्योंकि रजा को उस पर आंसुओं से सख्त चढ़ थी। अरे बेटा क्या बोलो। सकता सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक ही गिर पड़ी। सकता पीर मुड़ गया है और उठ नहीं पा रही है। हयात खाला ने उदासी से कहा और सनम को देखा जो अपना दाया पाँव पकड़े बैठी थी। रजा ने सोचा सब का इतना ख्याल रखती है सकता पर इस लड़की को खुद का कोई ख्याल नहीं रहता है। रजिया घर पर नहीं थी वो अपने किसी कज़न के यहाँ कुछ दिनों तक रह गई थी।
रजा ने सनम का बाजू पकड़ा और सनम ने रजा का मजबूत कंधा थामा और उठने की कोशिश की, लेकिन दिन से ही पल करा कर गिर गई। लेकिन रजा के मजबूत विशाल ने इसे जकड़े रखा था। दर्द की शिद्दत से सनम ने रजा का कोट मुट्ठियों में पकड़े होंठ दानतों तले दबाए रखा था। रजा उसकी हालत देख उसे गोद में उठाकर अपने से टीचर बेडरूम में ले गया। रजा ने आहिस्ती से उसे बेड पर बिठाया और उसका पैर सीधा कर जांचने लगा। तभी सनम ने घटना मोड़ते हुए कहा, आप मेरे पैर न छुए। सनम झिझकती हुई बोली, डराने और नफरे बाद में कर लेना, सकता पैर दिखाऊं अपना, सकता पता नहीं कितनी बेफयाल लड़की हो, दिखाओ यार पैर दिखाओ, पता नहीं कितनी चोट लगी होगी। रजा ने डांट कर कहा और सनम का पैर खींच कर अपने हथेली में रख गौर से देखने लगा। गोरा सूफ सफेद पाँव जो कि लाल पड़ गया था। कुछ नहीं नोट है, डरो नहीं, ठीक हो जाओगी। रजा ने कहा तो सनम को ढारस बंधी, लेकिन उसे दर्द बहुत हो रहा था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो आकर तुम्हें देख जाएगा। रजा ने फिर डॉक्टर को कॉल बुलाई और थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। दर्द का इंजेक्शन और चंद पेन किलर देकर डॉक्टर वापस चला गया। सनम पेन किलर खाकर शाम को अपने कमरे में सोई थी और रजा उस पे पैंती के पास खड़ा उसे सोते हुए देख रहा था। फिर रजा उस पे पैरों के पास आया और अपने हाथों से उसका पैर सहलाने लगा। सनम को हल्की हल्की गदगदी महसूस होने लगी थी, क्योंकि रजा उस पे तलवे को सहला रहा था। सनम नींद में करवट बदलकर मुस्कुराने लगी तो रजा उसे देख अंदर तक सरसारी महसूस करने लगा। यकलफी रजा झका और उस पे पैरों को चूम गया। फिर वो उठा और उस पे चेहरे पर आए बालों को साइड कर उसका कम्फर्टर सही कर उस पे सहारे ही बैठ गया। सनम के वजूद से आती शहरकंद खुशबू और उसके बालों की होशरबा महक रजा अपने सांसों में उतार रहा था। रजा उस पे सो खारिजों को देखता रहा। रजा का दिल एक बार फिर मचला था और कुछ गुस्ताफी करने पर उकसा भी रहा था, लेकिन रजा ऐसी कोई भी अब हरकत नहीं करना चाहता था जिससे उसकी असर नफस सफले और सनम को भी तकलीफ पहुंचे। सनम ने जब उठी तो रात के 3 बज गए थे और रजा ऋषि के कमरे में काउच पर सो रहा था। सनम को प्यास लगी थी और उसने खुद ही नीचे जाकर पानी पीने का फैसला किया और दर्द को बर्दाश्त करती उठ खड़ी हुई, लेकिन अब यहीं पर वो जमीन पर ले गई थी। सनम को अपनी पंडलियों से जान निकलती महसूस होने लगी। रजा की बहुत ज्यादा कच्ची नींद होती थी। सकता वो सनम के ससकने की आवाज पर जाग गया और सनम को फर्श पर बेचैनी से बैठा देख वो परेशान हो गया और उठकर उसके करीब आ गया और बैठने के बाद फर्श पर बैठ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्लीज रजा सर मेरी उठने में हेल्प कर दे, सकता मैं उठ नहीं पा रही हूँ। सनम नाचागी से बोली। रजा ने उसे बानों में जकड़ कर उठाया और आराम से बेड पर बैठा दिया। वो मुझे प्यास लगी थी, सनम ने उंगलियां चटका कर कहा। रजा उसकी बात पर कमरे से बाहर निकला और उसके लिए किचन से पानी का जग भर कर ले आया। सनम ने शुक्रिया कहकर पानी पिया और आंखें मूंद कर बैठ गई। सनम रजा कहकर बेअख्तियार उसके ऊपर झका और सनम के भोले बालों पर लगकर चुन गया। सनम बस आंखें मूंदे बैठी रही। वो रजा के लोगों की तपश महसूस कर चुकी थी। सनम को फितरी शर्म और हैरान दे रहा था। वो नजरें झुकाए बैठी थी, सकता वो कर दी क्या सकती थी। रजा ने उसके गालों को हल्का सा सहलाया और प्यार से देखने लगा। तिलदा दूसरी दिन परसों भी टपक पड़ा। सकता सनम तो चलने फिरने से कासिर थी। असली वो अपने कमरे में ही पड़ी रही। उसम के साथ कुछ इम्पोर्टेंट पायलट डिस्कस कर रहा था और बार बार चोर नजर से यहाँ वहाँ देख लेता, लेकिन इसे सनम कहीं भी नहीं देखे। ये बार बार तरछी नजर कर यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो? कल की मीटिंग बहुत जरूरी है, सकता है अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करके लाना। ये प्रोजेक्ट हर हाल में हमारी कंपनी को मेरी जहेजा ने कहा तो असम ने कर से देखा और तुम्हें मेरी काबिलियत पर शायद शक है। मेरी खराब और कामयाब बिजनेसमैन उनको अपनी कर्शी संभालो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को ले डूबता है। अब सब वहाँ सिकंदर तंजिया हंसा। अच्छा ये बात तुम पर सूट करती है ना? रजा सुल्तान अली जो बार बार अपना रिवो और एटीट्यूड दिखाता है। परसों ने तिड़ा कर बोला। रजा सिर्फ उसे देखने लगा। तुम बचपन से ऐसे हो या जवानी में कदम और बावले हो गए हो, अजीब हो, मतलब बहुतों की तरह ताना मारते हो। रजा ने जैसे ही कहा अंदर से सनम किया आज तो वो उठकर चला रहा। सनम बैठी फोन पर बात कर रही थी। जब रजा कमरे में आया तुमने मुझे शायद अभी आवाज लगाई है। सनम की तरफ देख रजा ने तामुल अंदाज में कहा, जी वो अखबार लाइन पर है, आपसे बात करेंगे। सनम बेड पर बैठकर ही रश की तरफ फोन बढ़ाती हुई बोली। रजा इस पर करीब आया और फोन लेकर बात करने लगा। जी कह रजा अपने गंभीर आवाज में बोला तो आगा साहब की बात सुनकर उस पे चेहरे के लगे टन सी गई और सारी बात सुनकर उसने सनम पर एक अछती सी नजर डाली और फोन उसकी तरफ बढ़ाकर कमरे से निकल गया। रजा का दिमाग तो पहले ही रसों ने धुना वो मजीद भून गया, क्योंकि आरा साहब 2 दिन बाद आकर उस पे पैसे लुटाने वाले थे और अपनी बेटी सनम को भी अपने साथ ले जाते और रजा रिश्तेदारी कैफियत में मुबतला हो गया था। सनम 2 दिन बाद हमेशा के लिए चली जाती और शायद फिर कभी वो लोग रजा की शक्ल कर देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका नजर में रजा एक बुरा इंसान था। सनम को खोने का डर दिल में घर कर गया था। रजा ने जो सोचा था
सब उल्टा पड़ गया। सकता वो तो अपनी अन्ना में ही था और खुद को बहुत आला सूफो समझ रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि सनम अब चली जाएगी तो उसकी जान लबू पर आ गई थी और रजा ने सोच लिया था वो अब सनम पर अपने मोहब्बत को आश्कार कर देगा। सनम ने भी बड़ी फरार पहले कमरे में लेटी थी। जब रजा उसके कमरे में आया तो वो बिखरे बाल लिए उठ बैठी। रजा ने अपने हाथों में खाने का टरे पकड़ा हुआ था। चलो शाबाश, खाना खा लो, मैं खा लूंगी, आप रख दिए, सनम ने कहा तो रजा ने खुशबुए निगाहों से उसे देखा और फिर उसके करीब ही बेड पर बैठ गया। सनम रजा को बैठते देख शानों पर शाल सही करने लगी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, सनम सफाई देने लगी। हम लेकिन फिर भी मेरा भी कुछ फर्ज है, और जब मैं बीमार था तो तुमने मेरे सहारे बैठ पूरी रात मेरी देखभाल की थी, रजा ने कहा तो सनम चुपके से खाने लगी। आज पूछोगी नहीं कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप खा चुके हैं, सनम ने सपाट लहजे में कहा, और कुछ ही देर में वो खाकर खाना ट्रे उठाकर साइड टेबल पर रख चुकी थी। रजा बेड पर ही बैठा रहा। सनम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रजा दो टोक लहजे में बोला। बोले में सुन रही हूँ, सनम अपना लहजा बेल्च करती हुई बोली। सनम, तुम मुझे अच्छी लगती हो। इतने सीधे और डायरेक्ट बात पर सनम बोखला सी गई। लेकिन मुझे आप अच्छे नहीं लगते, सनम बेवकूफ़ी से बोली। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है, रजा परसवार अंदाज में बोला, और सनम जो उससे दूर खड़ी थी चलकर उसके करीब गया और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। ये क्या कर रहे हैं? करीब क्यों आ रहे हैं? सनम धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी और अचानक उसे एहसास हुआ पीछे भागने की जगह नहीं है, क्योंकि वो दीवार से टुकड़ा गई थी। रजा ने उसके दोनों तरफ बाजू का घेरा बना दिया और उसकी तरफ देख गहरी मुस्कान के साथ बोला, तब क्या कह रही थी तुम? रजा सनम के गले से उसका शाल हटाकर बोला। सनम उसकी हरकत पर अशफश कर गई। सनम ने अपना शाल सख्ती से पकड़ा, लेकिन रजा ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसका फराब सरका कर उसके शानों पर झका तो सनम दर्द से करा, आज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मत करे। सनम एकदम दर्द से लबों को कचलती हुई ससकियां लेती हुई बोली। रजा एकदम उसके शानों में बैठ किए जा रहा था और अपने होंठों से उसके गले को जख्मी कर रहा था। सनम का पूरा वजूद का पक्का उठा था। सकता वो बिल्कुल होश से बेगानी हुई बचर उठी थी, लेकिन रजा को भी काबू करना आ रहा। कुछ वक्त बाद रजा अपना शद्दत भरा लफ्ज़ उसके शहर पर छोड़कर उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। सकता सनम का बस चलता तो वो जमीन पर ही गिर जाती, लेकिन रजा का खौफ इतना था कि कुछ कह दे। रजा ने उसके चेहरे से हाथ हटाया और बेअख्तियार उसके शाने से फराक सरका कर अपना हाथ वहां रखा और थोड़ी उसके कंधे पर जमा कर लंबे सांस लेने लगा। सनम अपना आकस का दावा रही ने देर भूख लग गई, क्योंकि उसके शाने में दानतों के निशान साफ नुमाया थी। आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? आपकी जम्मा पर हो और आप अमानत में फैनत कर रही है। हाँ, वेर वेर सकता होगा होश कर और खुद को गुनाह करने से बचाए। सनम उसके बाजू में फिर से खड़खड़ाने लगी थी। प्यार करना गुनाह नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो मुझसे लगाकर गोरेजा मोहब्बत पाश लहजे में बोला। सनम एकदम चौंक गई। रजा इतना परस्त था, लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक खुद को सनम से दूर नहीं रख सकता था, और ये बात वो बेहतर तरीके से जान चुका था। उसे हर हाल में सनम का साथ चाहे था। सनम बेअख्तियार पड़ती और नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप जैसे इंसान के साथ निकाह कभी नहीं। क्या मतलब? मुझ जैसा मतलब आप जैसा इंसान जो शराब पीता है, सकता हर हराम काम करता है, और जो बेजुनूबी हुई लड़की को अगवा करवा कर जबरदस्ती से अपने घर पर रखना, क्या ये एक अच्छे इंसान की पहचान है? सनम छूटते ही बोली, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना बुरा हूँ। रजा सनम को घसीटते हुए लियोन केरियर तक ले आया और उसका हाथ झटक दिया। आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? सनम रजा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी और रजा के लबों पर एकदम शैतानी मुस्कान तेज गई। नहीं जाने दे सकता। अगर तुम्हें जाने दे दिया तो मेरी जान भी चली जाएगी। आई थनक, मुझे तुमसे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है। झूठे हैं आप ये सिर्फ मेरे बाबा से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, वरना मैं अच्छे से जानती हूँ आप मंदनी शुदा है। सनम एकदम गुस्से से चीखी। मेरे दोस्त सवेटी तुम गुस्से में और भी ज्यादा हंसी लगती हो, उनका तो तुम्हारा मुझसे ही होगा और आज ही होगा, सकता देता हूँ। मुझे किसका बाप आकर रोकता है? रजा उसे एकदम सोफे पर धकी गया। सनम को यकीन नहीं आ रहा था कि रजा उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन सच में तुमसे इश्क कर बैठा हूँ और अब तो जुनून है मेरा। तुम मेरी बनो, किसी और का तुम्हें बनता नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें अपनी दस्तरश में लेना चाहता हूँ। रजा मोहब्बत पाश लहजे में गया हवा। खुदारा मुझे जाने दायल, छोटी ये जीन, छोटी ये लेकर छेदी तीन मेरे आगा जान। चुप, एकदम चुप है वक्त। आगा जान का राग करती हो जाने दो यार। तुम्हारे बाप को तुम्हारी इतनी फिक्र रहती ना तो कब कर तुम्हें मेरे पैर से छड़ा कर ले जाता। तुम तो बस अब मेरे पास होगी तरीका सा एकदम जोर से कहा तो सांस हो गए। मैंने जो भी किया उसे भूल जाओ।
तस्वीर में एक अच्छा इंसान हो और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं बेंगो मर जाऊंगा। जब कल रात तुमने जाने का तज़किरा किया तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। ऐसी तकलीफ जो कभी मुझे, मैं रज़िया से प्यार नहीं करता हूँ, बस फ्रेंडली ने चाहिए थी, सो मैंने मंजूरी कर ली थी, लेकिन मेरा दिल तुमको चाहता है। रज़ा एकदम उसके सामने घटनों के बल बैठता हवा रोहानसा सा हो गया। सनम को यकीन नहीं आ रहा था, ये शुगर शुभनम कैसे बन गया है। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, मुझे घर पर ही देखे, मेरा इस दुनिया में मेरे आगा जान के सिवा कोई नहीं है। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जान लटाते हैं अपनी, लेकिन हम गरीब हैं। असली वो आपका कर्जा नहीं उतार पाए, वरना हमारी भी इतनी इज्जत है जितनी आपकी माशरे में है। सनम तहव्वुल से बुरी, इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। अपने सो कारक सोच की वजह से मेरा वजनदार लहजे में बोला और इस पे जबड़े अपने आईनी हथेली से जकड़ गया। यू नो वर्ड, मैंने तुम्हारे साथ नरम होकर बात ही क्यों की और भूल गया, तुम बहुत ज्यादा हट धर्म और जदीद कस्म की लड़की हो। तुम्हारी रस्सी मुझे डेली नहीं खींच कर रखनी चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात सकता, तुम यहाँ से बाहर तक नहीं निकल सकती हो और मेरे कैब से आज़ाद होने का तो ख्याल ही फजूल है। तुम्हारे जैसी नली सी चिड़िया रकाब के सामने डट कर खड़ी है, लेकिन वो नहीं जानती है मैं अकाब यानी रजा सुल्तान अली हूँ, जो सीधा तुम्हारे पलक नोच कर गर्दन से दबोच कर तुम्हें हमेशा के लिए पंजरे में कैद कर सकता हूँ। असले अपनी औकात जहन में रखकर बात करो। रजा की सूख होती आंखें सनम किसी गरीन आंखों में गड़ी थी जो आंसू से गबरीज थी। चलो शाबाश, रोना धोना बंद करो और एक कप अपनी हाथ की कड़क चाय पिला लो। सनम रोती हुई वहां से भाग गई और कर्चन में आकर सीधा फर्श पर बैठती चली गई और आंसू टूट टूट कर गालों पर बने लगे। दूसरी तरफ रजा आराम से सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा मोबाइल फोन चला रहा था। उसे बहुत टेंशन थी, क्योंकि जल्द से जल्द अब बगैर ताफीर के उसे निकाह करना था। सनम को घसीटते हुए ले जाकर रजा ने सनम स्टोर रूम में बंद कर दिया था। रजा सरप्राइज दरवाजा खोले, सनम दरवाजा पीट पीट कर थक चुकी थी, लेकिन रजा के कानों ने जुए तक नहीं गई थी। अब आज शाम तक तुम इसी में रहो जब तक हमारा निकाह हो जाए। रजा सर मेरी से बोला। सनम उसकी आवाज़ सुन वापस से सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। रजा ने इसे गर्दन से दबोच कर कमरे में बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ सनम करोड़ों का हाल बुरा हो रहा। रजा साहब या किसी को भी कानों का वजह तक नहीं लगने दिया था। रजा ने सब कुछ इंतजाम कर लिया था। साहब अपनी चादर दोस्त करते हो फिर आना जहाँ बैठा हो। तुम आखिर चाहते क्या हो लड़के? रजा साहब कड़क आवाज में बोले। मैं कुछ नहीं चाहता सकता और आप अच्छे से जानते हैं मेरी चाहत क्या है और कौन है, फिर भी आप अनजान बने रहे। अरियान टांग पर टांग चढ़ाए बैठा सामने लगे सनम की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखने लगा। निकलो और इसी वक्त अपनी शक्ल गुम करो, इससे पहले मैं तुम्हारे बाप राय चौधरी को तुम्हारी घटिया हरकत के बारे में बता। आगा साहब एकदम गुस्से से चिराग पा हो गए। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होगा जब सनम को इस बात का ऋण होगा कि वो जिसे अपना बाप समझती है वो तो उसके आस्तीन में छुपा सांप है। अरियान इस तेजा से हंस दिया तो आगा साहब ने मट्ठियाँ भेज ली। तुम्हारी बकवास पर सनम जान कभी यकीन नहीं करेगी। आगा साहब बजाय तो हम से बोले, लेकिन अंदर एक डर सा बैठ गया था। ठीक है, वो तो अब वक्त बेहतर छेदी थी। अरियान उठकर बाहर चला गया और आगा साहब के चेहरे पर जरूर के साथ साफ एक मुकालपन भी देखने लगा। आगा साहब किसी भी हाल में सनम को खोना नहीं चाहते, अजी और ना वो भगा चुके। आप एक शरीफ सरस के इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी पूरी जिंदगी सनम में समाई थी और सब कुछ अपने हाथों से वो तबाह बर्बाद नहीं कर सकते थे। सबसे पहले सनम को रजा के जंगल से छुड़वाना था। फिर आगा साहब ने सोच लिया था वो अपनी सनम जान को लेकर कहीं दूर चले जाते जहाँ कोई भी उनको जानता पहचानता न हो और न ही माजी की परछाई उनके खुशहाल मुस्तकबिल पर पड़ती। हर सुन बैठा कोई जरूरी फाइल चेक कर रहा था, तभी न्यू रूम में साजिदा बेगम आ गई। बेटा, आज तुम्हें मसबा को लेकर शॉपिंग पर जाना है, जाओ जल्दी से शाबाश तैयार हो जाओ। नहीं मामा, आज नहीं, आज मुझे इंस्पेक्टर माजिद से मिलना है, रसुन झंझला कर बोला। वो साल भी जिंदा है और इस शहर में है, रसुन जोशीले अंदाज में बोला। वो 20 साल पहले मर चुकी है और तुम अब तक इस केस के पीछे पड़े हो। साजिदा बेगम को कोफत सी हुई। नहीं, वो जिंदा है और देख लेना, आप मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बेटा, मरे हुए जिंदा नहीं होते हैं। जिस रात एक्सीडेंट हवा तुम्हारे मम्मी पापा के साथ सादगी भी थी वो बात अलग है। तुम्हारे फोन बेड की बॉडी मिल गई थी और सादगी की नहीं मिली थी। सादगी छोटी बच्ची थी और इस रात मौसम ठीक नहीं खा सकता। पुलिस वालों ने बताया कि शहीद अस्सी बॉडी खाई में गई है। बोले, आपको लगता है ना सकता मैं पागल हूँ या मेरी कोशिशें नाकाम होंगी? देख लेना, आप एक दिन आपके सामने मैं अपनी बहन को ढूंढ निकालूंगा। खुशिया कर बोला। मैं जानती हूँ
तुम इससे बहुत प्यार करते हो और जब वो 3 या 4 की होगी तुम 10 साल के होगी बेटा, तुम्हारा दिल आज भी मानने को तैयार नहीं है कि शादी बढ़ चुकी है। तुम्हें लगता है कि कैसे मुआवजा हो जाएगा और वो तुम्हारे सामने आकर तुमसे लपट जाए। विशाल बेटे को तासुस से देखने लगे तो अशोक ने फाइल को टेबल पर जोर से तोड़फा और बोला, बस आपको और पापा को लगता है मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ी है। मैं कोई भी बात फाइली खोली नहीं बकता हूँ। ये देखे सबूत शादी बड़ी नहीं है, जिंदा है। मेरी बहन को मेरे वजूद का हिस्सा है। सत्ता मेरे अंदर सांस लेती है, सत्ता मेरे अंदर जीती है। और जिस रात मून बेड का रेफ्रिजरेटर हमारे साथ शादी जिंदा थी, उसके सर पर चोटें आई थी, लेकिन वो सांस ले रही थी। सत्ता जिंदगी की रमक बाकी थी। तभी एक शख्स आता है और मेरी बहन को गोद में उठा कर ले जाता है। और ये बात में नहीं, इस रात किसी सी वी कैमरा कहते हैं, जब मैं न्यूयॉर्क में था तब मैं इस डॉक्टर से मिला था जिसने मून की डिलीवरी की थी। और उन्होंने ही बताया कोई शख्स मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर आया था उसका इलाज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने बदत मारक देखकर पहचान लिया कि ये कोई बच्ची नहीं, अलिफ याओ की बेटी साथी है। और उन्होंने इस शख्स से ज्यादा पूछताछ की तो उस मर्द ने इन पर हमला कर दिया और बच्ची को ओर में उठाकर हॉस्पिटल से भागा। वो बच्ची मतलब मेरी बहन साहब की जिंदा है और इस शहर में भी है। डॉक्टर की मदद से हमने इस शख्स का सकीज तो बनवा लिया और माजिद बस इसी तलाश में है। वो शख्स बस एक बार पकड़ा जाए फिर मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं बताता कि मेरी बहन कहाँ है। उसने वजबनाक होकर बोला तो साजिदा बेगम सर पर हाथ रखे बैठ गई। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मेरी नज़रों से नहीं गुजरा है। वो डॉक्टर 20 साल पहले की बात है, उसे सब याद थी। और अगर याद थी तो उसने हमसे राबता क्यों नहीं किया और पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। एक पागल बर्थडे की बात पर तुमने यकीन कर लिया। साजिदा बेगम हंस ली। चले रात की बात ही सही, लेकिन डॉक्टर तनवीर को मुझसे झूठ बोलकर क्या फायदा। उसने लापरवाही से इशारे उठकर बोला। साजिदा बेगम चुप हो गई, फिर माथे पर बल सजाकर बोले, भाव में गैर सलवार में ये सब करते रहना, तुम्हारा रिश्ता जुड़ चुका है और तुम्हें आज मुसबा को कहकर शॉपिंग पर जाना है। मैं कुछ नहीं जानती, 10 मिनट में तैयार होकर निकलो। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ। नरसुन अंदुड़ाई लेकर बोला तो साजिदा बेगम उस पे सर पर प्यार से हाथ फेंकर चली गई। नरसुन पर वकार अंदाज में चलता हुआ शॉपिंग मॉल के अंदर आया, जहाँ बिल्डिंग कब से बैठी इस शख्स का इंतजार कर रही थी, जो पूरे 1 घंटे लेट पहुंचा था। सॉरी वो मैं थोड़ा लेट हो गया। हरसुन बिल का बगौर जायजा लेने लगा। आज इसने हिजाब नहीं लिया था, अलबत्ता उसने दुपट्टा कांधे पर फैले रखा था और सर पर चादर टिकाई खड़ी थी। हरसुन की हसरत ही रह गई थी कि वो उसे कभी खुले बालों में देखे। तब चलो शॉपिंग शुरू करते हैं, तुम्हें जो पसंद है तुमने लोअरसन आंखों से ग्लासेस हटाकर बोला, किस खुशी में क्यों शॉपिंग करो। शादी आपकी और मुसबा की है तो शॉपिंग भी उसके लिए आपको करनी होगी। दिल खुश लहजे में गविया हुई। तुम तब यहाँ मेरा दीदार करने आई हो, अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी थी तो यहाँ क्यों नहीं। हरसुन ने भी कफ लहजे में कहा। दिल ने एक नज़र बदतमीज शख्स को देखा और सोचा ये कितना रूढ़ी बात कर रहा है, फजूल भूल मुझसे न करे। मैं मशवा की वजह से आई हूँ। 70 उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, असले मुझे आना पड़ा। 70 आपको जो पसंद है वो खरीद ले। मैं मशवा का साइज बता दूंगी। दिल ने कदरे ठंडे मजाजी से कहा, क्योंकि वो कोई माल में तमाशा नहीं लगाना चाहती थी और न ही अरसुन के मुंह लगना चाहती थी। अरसुन ने बहुत सारे कपड़े अपने पसंद के लिए बस दिल देखकर साइज देखकर ओके कर देते रहे। घर इसने सारे ही कपड़ों सर को जन्मश देकर हाँ क्या वो ज्यादा बात करने से गुरेज कर रही। तुम भी अपने लिए कुछ ले लो, तुम्हें जो पसंद आ जाए वो ले लो। बेतकल्फी शॉपिंग कर लो, मैं सारे बंद पे कर दूंगा, अरसुन ने कहा। लेकिन दिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुका चौंध और गौसलबा जमाना के चाल ढाल देखकर अपनी औकात फरामोश करने वाली लड़कियों में से नहीं थी, न ही किसी का एहसान लेना पसंद करती थी। दिल ने देखा था मान में एक मामूली से भी कपड़ा सोने का दाम रखता था। सकता दिल ने सोचा स्पीनी मार्केट ही सही है, जहाँ वो मोल तोड़कर और कम दाम करवा कर अम्मी के साथ 1,500 का कामदानी सूट लेकर आई थी। सकता वही उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी और उसने इस जूड़े को संभाल कर रखा था। तो ये रख तुम पर बहुत सूट करेगा। अचानक ही अरसुन की आवाज़ पर दिल अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अरसुन हाथ में एक डार्क रेड कलर का ब्राइडल लहंगा लिए उसकी तरफ मुतवजा था। हाँ लेकिन ज्यादा ही और लगेगा और मैं थोड़ी दुल्हन बनूंगी, सब लोग मजाक बनाएंगे। कोई सिंपल सा सूट नहीं है जो किफायती दाम में खरीदा जा सके, दिल ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। लहंगा बहुत ही ज्यादा भारी कामों से लदा हुआ था। ठीक है, सूट भी ले लेना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह खरीद रहा हूँ, अरसुन ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं प्लीज, ये बहुत ज्यादा महंगा है और मैं ये नहीं ले सकती। हो सकता अम्मी को भी पसंद नहीं रहेगा और प्लीज आपका पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। दिल ने सीधा इनकार कर दिया। अरे मैं गजाला माँ को समझा दूंगा, और पैसों का क्या है, 70 पैसे कमाए किस लिए जाते हैं, खर्च करने के लिए। अरसुन उसे समझाते हुए बोला।
लेकिन फिर भी मैं किसी का एहसान नहीं लेती हूँ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा महंगा है। आपने पहले बहुत शॉपिंग कर ली है, सकता कितने सारे पैसे खर्च हो गए होंगे। आपके दिल ने मासूमियत से झिझक कर कहा। सीरियसली अरसन को उसकी बातों पर और उसकी मासूमियत पर बेख्तियार प्यार आया था। दिल की एक नहीं चली और अरसन ने उसे बहुत सारी चीज़ें दिलवा दी। जब दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो दिल बहुत ज़्यादा उदास थी। यार तुम कितना ज़्यादा क्यों सोचती हो? एकदम बीवियों के जैसे कि कम खर्च और कम कफायत, देखो मैं कमा रहा हूँ तो खर्च कर रहा हूँ। इतने पैसे जितने मैंने खर्च किए हैं मैं 1 घंटे में कमा लेता हूँ। वजह तुम फालतू का टेंशन मत लो। अरसुल ने उसका मूड लेट करने की कोशिश की, लेकिन दिल अपनी इंद्रियों को उजाड़ बैठी किससे खेलती गई। और रही बात मोल की, तो दोनों थोड़ी खराब बिजनेसमैन हो सकता वक्त आने पर असल के साथ सूद भी तुमसे वसूल लूंगा। थोड़ा सा दिल की तरफ झकते हुए राजदार अंदाज में अरसुल ने कहा तो दिल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा जो नजरों ने शरारत लिए उसकी तरफ देख रहा था। दिल के गाल शर्म से दमकमा उठे और सोचा ये शख्स उसे पहली ही नजर में मशकूक लगा था और अब तो वो खुद ही अपनी जुबान से वजाहत दे रहा था। वैसे सच कहूँ तो तुम पर हर रंग जिफता है और हर रंग में तुम मजीद और खूबसूरत लगती हो। अरसुम ठंडी राह भर कर बोला, सारंग तुम्हारा कौन लगता है? अरसुम ने आहिस्ती से पूछा और दिल ने इस सवाल की बिल्कुल भी अरसुम से उम्मीद नहीं की थी। कजन है, अम्मी को पसंद है और वो मेरा उनसे रिश्ता तय करना चाहती है। दिल ने साफ गोई से कहा, अच्छी बात है। अरसुम ने सख्ती से होंठ बेच लिए, आपकी तबीयत तो ठीक है? दिल को कुछ गड़बड़ सा लगा सकता आज अरसुम बेकी बेकी बातें कर रहा था। अरसुम ने कुछ नहीं कहा और उसे सीधा उसके घर जाकर छोड़ दिया। मिर्जा साहब और रजिया आज दोनों ही गेस्ट हाउस में आए हुए थे और सनम कमरे में बंद पड़ी थी। रजा को बना खबर दी आज दोनों नादम किया। रजा मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि सनम और आज रजा लगा था और मौलवी साहब और रजा के चंद दोस्त लोग भी आने वाले थे। मिर्जा साहब रजा को यूं तैयार देख चौंके जरूर थे कहीं जाने की तैयारी हो रही थी। मिर्जा साहब उसे यूं तैयार और सजा सुनोला देर पूछ बैठे नहीं गए, नहीं बस ऐसे ही आप लोग बताए अचानक क्यों? आप लोगों ने तो सरप्राइज दे दिया। रजा जबरन हंस कर बोला, हाँ वही सोचा, तुम्हें तो कोई बात की फिक्र नहीं है, तुम्हें ही चला आता हूँ। फिर कोई बात नहीं, मैं बस इतना कहने आया था कि मुस्बा की शादी और दीगर रसूमात में तुम्हें एक बड़े भाई की तरफ शामिल रहना है। हाँ कि रस्मों में तरफ है, लेकिन तो ये चाहिए कि वो तुम्हारी बहन। जी बाबा मैं समझ गया। रजा हानि भर गया क्योंकि अभी उसने अपना पीछा छुड़वाना था। वही एक बार में तुमने मेरी बात मान नहीं सकता, मुझे तो लगा मुझे बहुत समझाना पड़ेगा। मतलब साहब हंस कर बोले, रजा लगता तो अपने बाप से भी नहीं था, लेकिन सनम को लेकर बाप और शीशो को जानता। अशफे बाबा अगर सनम के बारे में जान लेते तो अशफे जान के पीछे पड़ जाते। पहले भी शुरुआत में कह चुके थे कि आला शहबाज सदीकी को जान से मार दो ताकि जल्द से जल्द पैसे मिल सके। असली रजा खामोश था और मसला समझता था, वरना अगर वो बगावत पर करता तो नुकसान सिर्फ रश्मों का होता और बाप बेटे के बीच दया आ जाती। वो सनम कहाँ है? जिया के उमूर से जैसे निकला। रजा ने एक खतरनाक नजर इस पर डाली को सनम तही से पूछने लगा, वो अंकल आपको नहीं पता वो आगा साहब की बेटी जिन्होंने रजा से कर्जा ले रखा था? रजा ने सनम को अपने यहाँ पैर कर रखा था ताकि आगा साहब जल्द से जल्द पैसे लौटा दे। रजिया झट झट सब बताने लगी। क्या रजा अभी तक तुमने इस लड़की को जिंदा रख छोड़ा है? रजा साहब को हैरानी हुई। बाबा वो कल पैसा लौटाने वाले हैं, क्यों किसी बेवकूफ की जान लो? रजा रजिया की तरफ देख कर बोला जो मकली की तरह मुस्कुरा रही थी, चलो तब ये भी सही है, हम चलते हैं, सकता बहुत सारे कर्ज और जरूरी काम है। मिर्जा साहब उठते हुए बोले तो रजा इनके गले लगकर रघुदा कहने लगा। मिर्जा साहब के साथ रजिया भी चली गई तो रजा ने सुकून का सांस लिया और फिटोर का दरवाजा खोला जहाँ कोई नहीं था और खिड़की खुली। फिर रजा ने मक्खियाँ भेज दिया और सोचा सनम हिम्मत जो इसे चकवा देकर निकल गए। सनम शडोर रूम में बैठी वो ससक रही थी, लेकिन वो फैसला ले चुकी थी कि वो रजा के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी और ना ही इससे निकाह करेगी। इज्जत का तकाजा से उकसा रहा था कि वो यहाँ से बाहर निकले, लेकिन रजा के गुस्से और वैस व गजब से डरती। लेकिन सनम ने हिम्मत की और खिड़की की तरफ देखा तो ज्यादा ऊंचाई को ना था, बड़ी सी खुफी थी और एक आदमी आराम से छलांग लगाकर भाग सकता। खिड़की पूरी खुली हुई थी। असली सनम ने शडोर रूम में पड़े पुराने डब्बों को पकड़ा किया और इस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच गई। खिड़की तक तो पहुंच गई, लेकिन अब असल मसला नीचे छलांग लगाने का था। ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, लेकिन फिर भी सनम डर रही थी। उधर पर में काफी वक्त गुजर गया, लेकिन बता तो क्या नहीं करता अली बात। असली सनम आला जान को याद कर नीचे को की सी खरोच उसके घटने में लगी थी। सनम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उठकर आसमान को देखा। आज कितने दिन बाद उसने खुला आसमान देखा था। सनम सीधा हुई और बाहर खड़ी हुई। सनम में जितनी ताकत थी
इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और पागलों की तरह भागने लगी। सनम को खुद होश नहीं था कि वो दौड़ते हुए कितने दूर निकल आई। उसे होश तब आया जब सामने से एक तेज रफ्तार में मर्सिडीज आती देखी और किसी ने सड़क के किनारे उसका हाथ खींच लिया, वरना सनम का खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता। सनम का रात से भूखी प्यासी, कुछ न खाने पीने की वजह से उसका सर जोर से घूम गया और बंद होती आंखों से उसने इस शख्स को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। सनम का अचानक ही सर चकरा गया और वो धप से वही गिर गई। जब दूसरी बार सनम की आंख खुली तो उसने खुद को एक नरम आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। सनम फौरन उठ बैठी और यहाँ वहाँ देखने लगी। सोफे पर बैठा उसे होश भरी निगाह से ना तुमने ही मेरी जान बचाई थी। ना शुक्रिया तुम्हारा। सनम को याद आया वो शख्स कोई और नहीं आर्यन था जिसने उसकी जान बचाई थी। आर्यन उस पर करीब आया और फूंक मारकर उसके चेहरे पर आते बालों को साइड किया। पुलिस मुझे घर छोड़ दो। में बड़ी मुश्किल में सनम अपना दुपट्टा संभाल कर बोली कि कई कार्यालय ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। सनम उसे हैरत से देखने लगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सनम चेखती हुई बोली। हाँ, खराब हो गया है। सनम जाको काफिर तुम्हें देख कर नहीं बहकेगा। कभी खुद को देखा है? इस कदर हसीन सत्तर, इतनी खूबसूरती, ऊपर से ये नजारा, कोई भी दिल जान से तुम पर फरिश्ता हो जाएगा। जब तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा तो मैं दीवाना हो गया और उस दिन से तुम पाने की ख्वाहिश दिल में जाओ प्यारे यार की मजबूत होती जाती। उस पर आगे बहुत कंजूस है। सनम ने अपना दोनों हाथ छुड़वाने की कोशिश की लेकिन आर्या ने हाथ नहीं छोड़ा। मेरा हाथ छोड़ो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। सनम रो पड़ी और ससकने लगी। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत इंतजार किया है और आज जब किस्मत मुझे ये मौका फराहम कर रही है तो मैं हाथों से ये वक्त ज़ाया क्यों करूँगा? रियान खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया और सनम का दुपट्टा उछाल कर तू फिर और सनम को फोर्स से बेड पर धक्का दे दिया। सनम इसे मतोश निगाहों से देखने लगी। जो शर्ट के बटन खुल रहा सनम जानती थी वो बहुत कमजोर है और भाग कर कहीं जा भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसे बहुत मकान ज़्यादा महसूस हो रहा था जिसमें कपकपी सी हो रही थी और सर भी घूम रहा था। सनम को इस वक्त शिद्दत से रजा की याद आई। सकता रजा कहीं से भी आकर उसे इस हैवान से बचा ले।